हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं 100 क्वेश्चन जो नॉन टेक्निकल के हैं और अप्रॉक्स 400 क्वेश्चन जो है सीआरई के। उसमें भी हम वही क्वेश्चन देखेंगे जो आ चुका है ना दोस्तों। इससे पहले मैंने हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स और फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी के जो है ऑलरेडी जो है हमने वीडियो अपलोड कर चुका हूं और इसमें जो सीआरई का जो है इसमें इंक्लूड करके जो है मैक्सिमम जो है आपका जो सिलेबस कवर हो जाएगा, जो पूछा जाता है इफ़को में या एनपीसीआईएल में, किसी में भी, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि इन कंप्यूटर व्हाट डज एएलयू स्टैंड फॉर। कंप्यूटर के लैंग्वेज में जो है एएलयू का फुल फॉर्म क्या है। तो कंप्यूटर में दोस्तों एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ एज ऑफ सूरज एंड मोहन 4 year ago was 7:8 and after 5 year from now their ratio will become 10:11. Find the percentage age of सूरज। तो कह रहा है कि सूरज और मोहन की 4 साल पहले की जो आयु का अनुपात था 7:8 था और आफ्टर 5 ईयर अब से जो है 5 साल बाद जो है उनकी रेशियो जो है आयु का जो है 10:11 हो जाएगा। तो सूरज की आयु क्या है, प्रेजेंट आयु क्या है ना। तो इसको मैंने सॉल्व किया है। इसमें ऑलरेडी दे रखा है जो है रेशियो ऑफ एज ऑफ सूरज एंड मोहन 4 रेशियो जो है 4 year एगो 7:8। ठीक है, दूसरा भी दे रखा है रेशियो ऑफ देयर एज ऑफ आफ्टर 5 year तो 10:11 है, ये भी दे रखा है। अब हम मान लेंगे कि जो सूरज और मोहन की आयु क्रमशः 7x और 8x है। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रेजेंट जो है सूरज की जो आयु जो प्रेजेंट एज में होगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, 7x+4 हो जाएगी। और मोहन की क्या हो जाएगी, जो है 8x+4 हो जाएगी, क्योंकि उसने 4 साल पहले बताया था। तो जब प्रेजेंट में करेंगे तो वही प्लस में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है एज ऑफ सूरज आफ्टर 5 year। तो जब 5 year बाद कह रहा है तो 7x+4 में बस 5 जोड़ देंगे, 5 साल आगे चला जाएगा तो 7x+9 हो जाएगा किसका, सूरज की। और मोहन की क्या हो जाएगी, तो ये 5 साल बाद तो ये 8x+4 में बस 5 ऐड कर देंगे तो ये जो है 5 साल आगे चली जाएगी तो 8x+9 हो जाएगा। तो ये हमें दो इक्वेशन मिल गए। अब कह रहा है कि 5 साल बाद जो है उनकी रेशियो क्या हो जा रही है, 10:11 हो रही है। तो बस इसी के इक्विवेलेंट कर दीजिए, 7x+9 अपान 8x+9 इजकल टू क्या हो जाएगा, 10/11, है ना। तो ये जो है हमारा टोटल, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी और प्रेजेंट एज हमने माना था 7x+4 तो 7 × 3 + 4 हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के 25 ईयर प्रेजेंट एज में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे रोड को URDG लिखा जाता है वैसे लान को LANE को क्या लिखा जाता है। तो रोड को जो URDG लिखा है उसमें देख लीजिए आर में +3 के बाद जो संख्या आई है तो ऐसे +3 हुई है, तो वैसे ही लॉन का करेंगे तो ODQH आ जाएगा। नेक्स्ट है द बुक टाइटल्ड सोसाइटी हारमोनी इज रिटन बाय। तो ये दोस्तों नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई बुक है, हमारे जो PM हैं उनके द्वारा लिखी गई है, सोशल हारमोनी। नेक्स्ट है कह रहे बीजेपी हैड ओन हाउ मैनी सीट इन लोकसभा इलेक्शन 2019 के चुनाव में जो है बीजेपी को कितनी सीट मिली थी। तो 303 ओनली 303 जो है सीट मिली थी। नेक्स्ट है कह रहे ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 16 डे, B is 4 times faster than A. Find the part of work done by both A and B together in a day। तो इसका यही है दोस्तों, जो है कह रहा है कि इसमें टोटल वर्क अपन टोटल टाइम, ये एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला है। तो 5 अनुपात जो है सॉल्व करेंगे तो 16 निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है इन सर्टेन लैंग्वेज M is equal to 13, M80 is equal to 34, then how WAX is equal to। तो
देखिए दोस्तों, m बराबर 3 दिखा है, तो m को अगर हम अल्फ़ाबेटिकल के नंबर के आधार पर देखें तो m जो है 13वें स्थान पे आ रहा है, a जो है पहले स्थान पे आ रहा है, t जो है 20वें स्थान पे आ रहा है। तो इस तरह से जो m में t की वैल्यू 34 लाया है, तो इनको सबको जोड़ेंगे तो 34 आएगा। तो सेम वैसे ही इसने किसका बोला है, वैक्स का बोला है, या WAX, तो w की जो वैल्यू आएगी वो 23 आती है। ए जो है पहले स्थान पे आता है, एक्स जो है 24वें स्थान पे, दोनों को जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन विच ईयर, तो ये 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, विच हैज़ द खलीफा मूवमेंट स्टार्ट, यानी कि किसने जो खलीफा मूवमेंट को स्टार्ट कब किया था, तो ये दोस्तों 1919 में खिलाफत आंदोलन जो है चला था। नेक्स्ट है, कह रहा है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डे एंड बी कैन कंप्लीट अ सेम वर्क इन 24 डे, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ ए एंड बी टुगेदर। तो इनका वही बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इनको जो है ऐड करके जो जैसे मैं सोल्व किया ये 8 निकल के आएगा। नेक्स्ट, इफ़ मीरा मदर इज़ 4 टाइम ऑफ जो है मीरा, यानी कि मीरा के मदर की जो आयु है वो मीरा की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, करे आफ्टर 5 ईयर मीरास मदर एज विल बी 3 टाइम देन मीरा, करे कि 4 साल जो आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद जो है मीरा की माँ की आयु जो होगी वो मीरा की आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द एज ऑफ मीरा, तो मीरा की आयु क्या होगी। तो इसको सॉल्व मैंने किया है कि माना मीरा की आयु x है, तब उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी 4x, क्योंकि वो 4 गुनी है ना। तो कह रहा है कि मीरा की जो है 5 साल बाद की आयु क्या हो जाएगी, माना x था तो 5 साल बाद तो x + 5 हो जाएगी, वैसे ही मीरा की माँ की क्या हो जाएगी, तो उसकी 4x है तो 4x + 5 हो जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन बता रहा है कि 3 गुना हो जाएगी, लास्ट में बोल रहा है ना कि जो 5 साल बाद जो है मीरा की आयु जो उसकी मीरा की माँ की आयु मीरा की आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो 3 गुना कर दो किसकी, जो है मीरा की आयु उसकी माँ की, तो 3 गुणे x + 5 हो जाएगा इक्वल टू 4x + 5, वो मदर है ये मीरा है। इनको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 10 आएगी और आपने एज माना था 4x, तो 4 गुणे 10 यानी कि 40 साल हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुजुक ए जो है बाबरी, तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है, तो ये दोस्तों ऑटोग्राफी है किसके, बाबर की। नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों कह रहा है फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम एंड प्रिंसिपल इज 24,000। तो इसमें कुछ नहीं दोस्तों, आप जानते हो कि जो है जब जो है हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं SI, तो इसके इक्वल टू होता है PRT/100। तो प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 24,000, रेट भी दे रखा है 15, टाइम भी दे रखा है 3 ईयर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 34,000 जो है ये जो सॉल्व होगा तो ये एक तरह से आएगा हमारा 10,800 आएगा, लेकिन जो है प्रिंसिपल अमाउंट भी के साथ उसको देना पड़ेगा। तो एक तो 10,800 प्लस प्रिंसिपल अमाउंट 24,000, दोनों को ऐड करेंगे तो 34,800 आ जाएगा इसका सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, जैसे 80 का संबंध 730 से है, वैसे ही 344 का संबंध किससे आएगा। तो इसमें देखिए 80 कैसे आया, तो 80 लाने के लिए इसने क्या किया है कि 9 गुणे 9 - 1 किया है, 9 का मल्टीपल 9 में करेंगे तो 81 आएगा, 81 में से -1 कर देंगे तो 80 आ जाएगा। तो इस तरह 80 आ गया है ना। अब 9 का 3 टाइम मल्टीपल करेंगे, क्यूब निकालेंगे तो 9 गुणे 9 गुणे 9, तो ये आएगा 331, और उसमें जो है सॉरी 300 जो ये मतलब इसका क्यूब करेंगे तो 729 आएगा, लेकिन 729 में जब एक जोड़ देंगे तो 730 हो जाएगा। तो ये एक बार माइनस वर्ग में -1 किया है और क्यूब रूट में +1 कर दिया है। तो वैसे ही 48 का इसमें जो है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 गुणे 7 - 1 करेंगे, 7 का वर्ग करेंगे और -1 कर देंगे तो ये 48 आ जाएगा। और फिर जो है 7 का क्यूब करेंगे और +1 कर देंगे तो 344 ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलाटाइल मेमोरी। तो वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती हैं
कह रहा है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर जो है मेमोरी दैट स्टोर द डाटा टेम्परेली, ये जो डाटा को टेम्परेली जो है स्टोर करती है। इट रिक्वायर्ड अ कंटिन्यू इलेक्ट्रिक करंट टू मेंटेन इट, ये जो है स्टोर रखने के लिए इसको कंटिन्यूअस जो है इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, तभी वो जो उस डाटा को स्टोर करेगी। जैसे पावर सप्लाई या कुछ ऐसा कटा तो ये तुरंत वोलेटाइल हैं, वेपराइज हो जाएंगे, मतलब कहने का मतलब कि ये फिर स्टोर करने में असमर्थ हो जाएंगे, है ना। तो वही कह रहा है कि वोलेटाइल मेमोरी का जो है इसमें से कौन है, तो एस आर ए एम या डी आर ए एम, ये जो है वोलेटाइल मेमोरी होती हैं। नेक्स्ट है, कह रहे विच सेशन ऑफ आई एन सी पास द फेमस फोर रिवॉल्यूशन नेमली स्वराज, स्वदेशी, बाइकॉट एंड नेशनल। तो ये दोस्तों आईएनसी का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो रिवॉल्यूशन आया था वो किस सेशन में आया था, तो ये दोस्तों लाहौर अधिवेशन में आया था 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि ए बोट कवर 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ बोट इज स्टिल वाटर 7 किलोमीटर पर हावर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर हावर, फाइंड द टेकन द कंप्लीट द होल जर्नी। इसमें समय पूछा है, तो इसमें हम देखेंगे कि डिस्टेंस कवर डाउन स्ट्रीम में कितना किया, 20 किलोमीटर किया। डिस्टेंस कवर अप स्ट्रीम में कितना किया, 28 किलोमीटर किया। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड, और जो है एक चीज़ और इसमें दिया है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जो है जल में बोट की जो चाल है 7 किलोमीटर है, लेकिन जो है और स्ट्रीम के साथ जब धारा बह रही है उसके साथ जो है इसका जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर, इतना सब कुछ इसने दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें जानते हैं कि एक फार्मूला हमारे पास है कि डाउन स्ट्रीम का अगर हमें स्पीड निकालना है तो दोस्तों स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस जो है आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाटर, जो है स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाटर, इस जो है स्ट्रीम वाटर के साथ जो है स्पीड निकाल देंगे, ठीक है। तो ये जो 7 जो है पहले दे ही रखा है, स्टिल वाटर में 7 है और स्ट्रीम के साथ 3 है, तो 7 3 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकल के आ जाएगी। अब अप स्ट्रीम की निकालनी है तो इसी का उल्टा कर देंगे। इस जो है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि 7 माइनस 3 अब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये एक जो है डाउन स्ट्रीम का 10 आ जाएगा और अप स्ट्रीम का 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसने अल्टीमेट जो है फाइंड द टाइम पूछा है, तो टाइम इजकल टू टी इजकल टू होता है डी बाई एल, है ना, दूरी बटा जो है आपकी चाल। तो इसमें जो है हमने बता दिया कि जब टाइम टेकन 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में तब क्या हो जाएगा, तो ये 20/10 हो जाएगा, क्योंकि 10 हमारा निकल के आया था डाउन स्ट्रीम का, तो ये जो है 2 घंटे आ जाएगा। टाइम टेकन कवर 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम में तब कितना हो जाएगा, तो ये जो है हमारा 4 निकल के आया था, तो 28/4 हो जाएगा, तो ये जो है 7 आ जाएगा। होल जर्नी में कितना हो जाएगा, तो 2 + 7 यानी कि 9 आवर हो जाएगा, है ना दोस्तों, समझ में आएगी आपको, इसमें कुछ और है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करा है सेलेक्ट द मिसिंग नंबर 18 22 21 20 24 18, इसमें जो है एक तरह से मिसिंग नंबर पूछ रहा है, तो मैंने इधर सॉल्व किया है। तो अगर हम देखें 18 और 22 और 21 में, तो 18 में अगर हम 3 जोड़ें तो 21 हो जाएगा, 21 में फिर 3 जोड़ देंगे तो 24 होगा, 24 में फिर 3 जोड़ दें तो 27 हो जाएगा। तो ऐसे ही 27 निकल के आ गया है। बाकी जो उधर से जो है -2 करने का सीक्वेंस है, तो वो तो आपको मालूम होगा। जैसे हमारा 24 में से 2 जो है 18 माइनस जो है 2 करेंगे, तो ऐसे ही इसका तो सीक्वेंस -2 से चलता जाएगा, तो वो तो छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया द जो है मोसैटू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, तो मोसैटू फेस्टिवल सेलिब्रेट कहाँ पे होता है, तो दोस्तों इसमें जो है
कमेंट करके देख लीजिएगा, इसको मैं सॉल्व नहीं किया हूँ, शायद भूल गया हूँ, तो 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरी वीडो रीमैरिज एक्ट वाज इंट्रोड्यूस, यानी कि किस वायसराय के काल में जो है वीडो मैरिज वीडो मैरिज को एक तरह से वीडो की री मैरिज कराने का एक्ट पास हुआ, या वो जो है उस समय हरकत में आया। तो ये दोस्तों 16 जुलाई 1856 में लॉर्ड डलहौजी के जो है वायसराय बनने पे ऐसा हुआ था। नेक्स्ट है, करें द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ 65 लीटर इज 5:8। What quantity of water in liter must be added so that the ratio of water and milk become 3:4। कह रहा है कि दे रखा है कि कह रहा है कि एक तरह से द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इन अ मिक्सचर ऑफ 65 लीटर इज़ 5:8, यानी कि जब दूध का मिक्सचर है ना, दूध में पानी मिला हुआ है, तो उसमें कह रहा है कि उसमें पानी और वाटर का जो है अनुपात है वो 5:8 है ना। तो कह रहा है कि यदि हम जो है वाटर और मिल्क का रेशियो 3:4 रखें तो कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर लीटर में उसमें मिलाना पड़ेगा, यानी कि और कम करना है इसको। जो है पहले 5:8 था, अब जो है 3:4 करना है, यानी और कम करना है। तो इसको ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों, तो इसको हमने सॉल्व किया है। इसमें हम सबसे पहले ये देख लेंगे कि फाइनल रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क आफ्टर एडिंग वाटर, यानी कि वाटर मिलाने के बाद जो है कितना फाइनल हमें चाहिए, तो 3:4 का चाहिए। तो कह रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर इन मिक्सचर, तो 65 हमारा टोटल 65 लीटर है, उसमें क्या है अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, तो वाटर उसमें जो है 5 है, 5:8 है, यानी कि 5 जो है वाटर है, तो 65 × 5/13 हो जाएगा। 13 वहीं जो है टोटल जो है वाटर और मिल्क का मिला के 13 है ना। तो 65 × 5/13 करेंगे तो 25 लीटर एक तरह से हमारा वाटर निकल के आ जाएगा। ऐसे ही मिल्क का देखेंगे तो 65 × 8, उसका रेशियो 8 बताया था, तो इसलिए 8 हो गया अपन 13, तो इसको करेंगे तो 40, यानी कि 40 लीटर दूध है और 25 लीटर पानी है। ठीक है, अब क्या हम करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान लिया कि हम जो है पानी ऐड कर रहे हैं वो x ऐड कर रहे हैं। तो पानी में अगर देखेंगे तो पानी का हमारा कितना आया था, 25 लीटर आया था, तो 25 + x अपन क्या है दोस्तों 40 है। ठीक है, 40 हमारा किसका है, दूध का है, इक्वल टू 3/4 करना है तो 3/4 कर लीजिए, और इसमें x की वैल्यू निकाल दीजिए, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। और जब x की वैल्यू 5 आ जाएगी तो आप जो है 25 + x मिला रहे हो, तो x की वैल्यू आपकी 5 आ गई, तो 25 + 5 यानी कि 30 आपका जो है इसमें सॉरी, इसमें तो डायरेक्ट x की वैल्यू 5 आ गई, तो हमारा 5 लीटर यहाँ पे मिला देंगे क्योंकि हमने x माना था, है ना। तो ऐसे ये क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस कीजिएगा ऐसे सॉल्व करने की, इसमें कुछ था नहीं, अलग अलग हमने निकाल लिया। वाटर की सबसे पहले निकाल लिया, मिल्क की उसके बाद निकाल लिया, और फिर देखा कि किसको ऐड करना है, उसको मान लिया x, और उसमें जो है हमने जो है वाटर की निकालनी थी उसको मान लिया x, तो 25 + x अपन 40 कर दिया। 40 क्या था, वाटर और मिल्क का रेशियो पूछा था, तो वहीं जो है मिल्क का है अपना है, तो उसका 3 और उसके इक्वल 3:4 कर दिया है ना दोस्तों। और इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू 5 निकल के आ गई। नेक्स्ट कर रहे RIGT जैसे संबंध है WDBY से, वैसे FUSY किससे संबंधित है, तो इसमें देख लीजिए एक तरह से R में अगर 5 जोड़ेंगे तो W, एक तरफ से हमारा R में 5 जोड़ेंगे तो ROPQR STUVW, तो R में जब 5 संख्या और आगे चलेंगे तब W मिलेगा। I से 5 माइनस करेंगे, I में से 5 माइनस करेंगे, यानी कि 5 जो है एक तरह से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो हमारा D निकल के आ जाएगी। फिर G में अगर 5 माइनस है, यानी कि G से जो है लेफ्ट की तरफ हम जाएंगे पीछे की तरफ, तो हमारा जो है
बी आएगा, और टी के जो है 5 अक्षर आगे जाएंगे तो वाई आएगा। तो यानी कि इसमें क्या बन रहा है, +5 -5 -5 +5 ऐसे करके बनाया है ये सीरीज को। तो ऐसे दूसरी सीरीज को बनाएंगे तो KPND निकल के आएगा। नेक्स्ट है कमेट पीक इज हाईएस्ट पॉइंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज, यानी कि जो कमेट पीक है उसकी जो हाईएस्ट पॉइंट कौन सी है और किस रेंज में है। तो ये जो है एक तरह से जेंस्कार है, जेंस्कार। नेक्स्ट है कह रहा है कि जीएसटी को कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जीएसटी को जो है 1 अप्रैल 2010 को इंट्रोड्यूस किया गया था। कभी कभी जो है जीएसटी का फुल फॉर्म पूछता है तो इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि ए सीरीज इज गिवन इन, जो है इसमें दोस्तों कुछ भी नहीं है। इसको जैसे ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी के बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट कैन बी जो है इम्पीच्ड, यानी प्रेसिडेंट को इम्पीच्ड करना है। तो ये किस जो है संविधान के कौन से जो है आर्टिकल में ये उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 61 के। नेक्स्ट है नेम द स्टेट दैट हैज़ बीन रैंक फर्स्ट इन टर्म ऑफ वाइंड एनर्जी प्रोडक्शन, यानी कि जो है वाइंड एनर्जी प्रोडक्शन में पहला रैंक जो है इसमें से कौन सा स्टेट को प्राप्त है। तो वो दोस्तों तमिलनाडु। नेक्स्ट से कह रहा है 30% ऑफ 300 जो है 30% ऑफ 300 प्लस जो है कह रहा है कि 25 प्लस गुणे 2% ऑफ 200 है ना। तो ये जो है इस साइड में मैंने लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 12 आएगी। इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। इसमें 300 का 30% निकालेंगे तो 90 आ जाएगा, और 90 भागे 25 दिया है। उसके बाद जो है गुणे 2% ऑफ 200 दिया है ना। नेक्स्ट है कुछ नहीं है, ऐसे आएगा तो लग जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे 3 2 1 के बाद 14 है वैसे नहीं, और 4 3 के नीचे 2 के बाद 29 है, वैसे ही 5 4 3 के बाद क्या आएगा। तो इसमें क्या किया है दोस्तों, इसमें जो है एक तरह से जो किया है, जैसे हम लास्ट वाला देखें तो 5 5 25 4 चौको 16 3 3 9 सबके वर्ग जो है जोड़ता चला गया है तो उसकी वैल्यू 50 आ गई है। जैसे पहले में देखें तो 3 3 9, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, तो 9 4 13 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो ऐसे ही 4 का देखेंगे तो 4 चौको 16 3 3 9 और 9 और 16 25 और जो है जो है 2 का वर्ग 4 यानी कि 25 4 29। ऐसे करके ही लास्ट वाले का 5 5 25 4 चौको 16 3 3 9 यानी इनको जोड़ेंगे तो 50 आएगा, है ना। नेक्स्ट है द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी HRC, इसमें कितने मेंबर हैं। तो इसमें दोस्तों 5 मेंबर हैं जो फुल टाइम हैं, और 7 जो है डिमांड मेंबर हैं। तो इसमें फुल टाइम पूछा है तो 5 मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि ए सम ऑफ 15,000 इज इन्वेस्ट एंड 10% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो उसका वही वाला फार्मूला आप लगा दीजिए। CI हमारा जो होता है P और जो है ब्रैकेट में 1 + R/100⁴ तो इसमें CI क्या हो जाएगा 15,000 और ब्रैकेट में 1 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट 10% दिया है तो 10/100 और n की वैल्यू क्या रखा है 2 साल 2, बस इसको सॉल्व करेंगे तो 18,150 आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कह रहा है कि इसमें जो कह रहा है कि जैसे 27 का रेशियो मतलब 27 का संबंध 118 से है, 33 का संबंध 132 से है, 41 का जो है 164 से, 73 का जो है 292 से है। तो इनमें कह रहा है कि 3 जो है एक तरीके से जो है सटीक हैं, बाकी एक जो है गलत है। तो गलत को पहचानना है आपको। तो इसको देखते हैं। जैसे 33 में हम 4 से गुणा करें तो 132 आता है,
41 में 4 से गुणा करें तो 164 आता है, 73 में 4 से गुणा करें तो 292 आता है। ये सब जो है मल्टीप्लाई 4 से है। लेकिन अगर 27 को 4 से करेंगे तो वो 108 आएगा, लेकिन यहाँ पे 118 इसलिए ये गलत है ना। अल्पस पर्वत कह रहा है कि किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, तो ये यूरोप में है दोस्तों। नेक्स्ट है, विच इज़ द न्यू नेम ऑफ जोगिया गरसोप्पा वाटरफॉल। जोगिया गरसोप्पा जो वाटरफॉल है तो उसका जो है नया नाम क्या है, तो ये उसका नाम दोस्तों महात्मा गांधी वाटरफॉल रखा गया है, नया नाम। नेक्स्ट है, ए ट्रेडर सेल एन आर्टिकल 3200 विथ 20% लॉस, व्हाट विल द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इफ ट्रेडर गेन 25%। कह रहा है कि एक जो ट्रेडर है वो किसी वस्तु को 3200 रुपये में बेचता है और 20% का घाटा उसको आता है, ठीक है। तो कह रहा है अगर 25% उसे मुनाफा कमाना हो तो वो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करेंगे है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम मानेंगे सबसे पहले कि जो है सेलिंग प्राइस जब हम उसने किया 20% के लॉस पे तो 3200 में बेचा, तो हम लॉस जब आता है तो 100 में से उतना लॉस घटा देते हैं। तो 100 माइनस 20% यानी कि 80% एक तरफ से उस 80% पे उसे 3200 रुपये मिला। अब हमें प्रॉफिट चाहिए 25% पे, तो जब प्रॉफिट चाहिए तो उसे 100 में प्लस कर देते हैं, तो 125% बराबर क्या हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। और अब इसी को हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो हमारी सेलिंग प्राइस बराबर हमारा क्या आता है दोस्तों, कॉस्ट गुणे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपन 100 माइनस लॉस परसेंट। इसी फार्मूले पर रख के सॉल्व कर देंगे। तो इसको 5000 में बेचना पड़ेगा, तब जाके उसे 25% का लाभ आएगा, है ना। यही फार्मूला है, इसी पर रख दीजिए और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि किसी कोड लैंग्वेज में यू आर गुड, इसको 100 जो है यू आर गुड को 256 लिखा जाता है। वी आर बैड को हम 637 लिखते हैं। गुड एंड बैड को जो है 358 लिखा जाता है। तो एंड का कोड क्या है, एंड में मतलब जो हम एंड के लिए जो प्रयोग कर रहे हैं वो कौन सा नंबर प्रयोग कर रहे हैं, तो वो दोस्तों 8, वो क्या है दोस्तों 8 का यूज़ हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है, हु एमंग ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैड ओन द भारत रत्न अवार्ड इन 1920, यानी कि 2019 में जो है एक तरह से भारत रत्न अवार्ड किससे मिला था, तो जो है भूपेन हजारिका को मिला था। इसके अलावा जो है नानाजी देशमुख को, प्रणब मुखर्जी को, 3 लोगों को मिला था। नेक्स्ट है, पुलिट्जर प्राइज इज़ गिवन इन अ फील्ड ऑफ, तो जो पुलिट्जर प्राइज़ है उसको हम जो है हमेशा जो है एक तरह से जो पत्रकार होते हैं जर्नलिज्म, उसके लिए हम देते हैं। नेक्स्ट है, ए मिक्सचर इज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 25% एंड प्रॉफिट गिवन 20%, फाइंड द रेशियो ऑफ सीपी एंड टू एमआरपी। जो है सीपी और एमआरपी का जो है रेशियो पूछा है। तो हम देखते हैं कि डिस्काउंट ऑन मिक्सचर कितना दिया है 25%, प्रॉफिट ऑन मिक्सचर कितना कमाया उसने 20% कमा लिया। अब क्या कह रहा है फार्मूला जो है इसने अब किसका किसका रेशियो पूछा, सीपी अपन एमआरपी का। तो इसका सटीक एक फार्मूला ही होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना दिया 25%, 100 अपन जो है अपन 100 प्लस प्रॉफिट कितना दिया 20% दिया। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, इसकी रेशियो निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट है, कह रहा है ए सीरीज इज गिवन विथ वन मिसिंग टर्म। इसमें कह रहा है कि PON RQP TSR UVT, इसका नेक्स्ट सीरीज क्या आएगा, कंप्लीट सीरीज को करना है। तो देखिए दोस्तों यू जो है इसमें देखिए यू एक तरह से हमारा एक आगे चल रहा है और एक जो है एक फॉरवर्ड चल रहा है, एक बैकवर्ड चल रहा है, ऐसे करके जाएंगे जैसे मैंने एरो से दिखाया है ना। STOPQ यानी कि ओ के बाद अगर बीच बीच में देखें तो PON में जो है ओ को देखें तो ओ
ओ के बाद पी, एक एक वर्ड छोड़ दिया, उसके बाद क्यू ला दिया, उसके बाद आर को छोड़ दिया, यस ला दिया, यस यस टी को छोड़ दिया और यू ला दिया। ऐसे करके एक एक छोड़ता जा रहा है और इधर से नीचे पीछे से देखेंगे तो एक एक माइनस करता हुआ जा रहा है। तो इस ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो एक्स डब्ल्यू वी आ जाएगा, है ना। इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन जो है कब लॉन्च किया गया भारत में? तो जो है 2 अक्टूबर 2014, यानी कि 2014 में एक तरह से स्वच्छ भारत मिशन जो है इंडिया में लागू हुआ था। नेक्स्ट, द फेमस करेक्ट, द फेमस कोटंगाटा मैरू इंसिडेंट टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो दोस्तों ये जो है एक जो है फेमस जो है कोटेंगटा मेरू जो है इंसिडेंट है, ये 1914 में घटित हुआ है और इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है जाना चाहते हैं शायद जो है इंग्लैंड, लेकिन वहाँ के लोग जो है उनको, कुछ लोगों को उतार लेते हैं, बाकी लोगों को वापस भेज देते हैं। तो बहुत ही इन्होंने प्रॉब्लम फेस की, भूखे प्यासे रहे और अल्टीमेट जो है वो फिर भारत आना चाहें, लेकिन फिर उनको गोलियों से मार दिया गया। तो ये बहुत बड़ा जो है इंसिडेंट है। इसको मैं पढ़ा था लेकिन बहुत टाइम हो गया डिटेल में, आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फेमस जो है कोरंगाटू मेरू इंसिडेंट। नेक्स्ट है, करेक्ट, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू ट्रेन इज़ 5:6 and the ratio of their speed 2:3. Find the ratio of time taken by them to cross a pole. करा कि इसमें जो है दो दो रेशियो जो है, करा कि द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ टू ट्रेन, दोनों ट्रेन की लेंथ का जो रेशियो है 5:6 है। दूसरे टर्म में करा कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू ट्रेन, दोनों ट्रेनों की जो स्पीड की रेशियो वो 2:3 है। तो इसमें क्या पूछ रहा है हमें, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन, टाइम पूछ रहा है। तो इसमें टाइम जो है टेकन पूछ रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस अ पोल, तो वो जो है एक पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम टेकन लेंगी, या वही पूछ रहा है ना। तो टाइम टेकन की रेशियो निकालना है हमें। तो हम जानते हैं कि इसमें हम जानते हैं, मान लिया कि जो है पहले जो ट्रेन की जो टाइम है लगेगी वो कैपिटल टी है, दूसरे की स्मॉल टी है ना। तो इसी के अनुपात में हम कर देंगे, फार्मूले पे हम रख लेंगे। फार्मूला हमारा जो होता है डिस्टेंस अपन टाइम स्पीड का, है ना। तो स्पीड हमारी दो है की रेशियो इसने दे रखा है 2:3, तो 2:3 बराबर क्या हो जाएगा, 5/t हो जाएगा, अपन 6/t हो जाएगा, क्योंकि हमने टी कैपिटल टी और स्मॉल टी मान रखा है। तो बस इसको उलट फेर करके हमारा जो है सॉल्व करेंगे तो 4:5 आएगा। ये स्मॉल टी और कैपिटल टी की रेशियो आएगी, लेकिन हमें क्या निकालना है, कैपिटल टी और स्मॉल टी की रेशियो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5:4 आ जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द डायग्राम द बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप एमंग दो बोल। कह रहा है यूपी, इंडिया और बनारस। यूपी, इंडिया और बनारस का जो है इसमें वेन डायग्राम बनाओ। तो ये सी होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर यूपी है, यूपी के अंदर क्या है, बनारस है ना। नेक्स्ट है, व्हाट द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन की जो पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो लेस देन 5.6, 5.6 से कम होती है। नेक्स्ट है, विच इज़ द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ औरा बोरेलीज। ये जो एक तरह से आप इसके बारे में भी पढ़िएगा कि हमारा जो है औरा बोरेलीज क्या है। तो ये दोस्तों एक तरह से इट अकर व्हेन सनलाइट हिट आइस क्रिस्टल इन जो है क्राइसिस क्लाउड दैट आर वेरी हाई इन द स्काई, यानी कि बहुत ऊपर जो स्काई में जो एक तरह से आइस फार्मेशन होते हैं या आइस के क्रिस्टल होते हैं, उस पर जो सनलाइट पड़ती है तो वहीं जो है एक तरह से आपका एरोरा बोरेलीज जो है फार्मेशन होता है। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि टू ट्रेन ऑफ लेंथ 125 मीटर ईच आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। इफ़ द स्पीड ऑफ टू ट्रेन आर 18
मीटर पर सेकेंड, 22 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड द टाइम इन विच टू ट्रेन विल क्रॉस ईच अदर। तो ये दोस्तों ये ट्रेन संबंधित फिर है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेंथ ऑफ ईच ट्रेन के लेंथ दोनों की बराबर है 125 मीटर। दूसरा करा स्पीड ऑफ वन ट्रेन, तो पहले ट्रेन की स्पीड 18 मीटर पर सेकेंड, दूसरे की जो है 22 मीटर पर सेकेंड है। तो फार्मूला हमारा स्पीड बराबर जो है डिस्टेंस अपन टाइम पे रख लेते हैं। तो कह रहा है कि लेंथ जो है लेंथ टाइम ऑफ ट्रेवल विच टू ट्रेन विल क्रॉस ईच अदर, उसको मान लिया टी सेकेंड, स्मॉल टी को, है ना। तो हमारा जो है स्पीड हमारी दोनों को ऐड कर लेंगे, जो क्योंकि स्पीड हमारी दोनों के सेम है। तो 18 + 22 जो है अलग अलग स्पीड बराबर हमारा क्या हो जाएगा, हमें स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम पे रखना है ये फार्मूले पे। तो स्पीड है जो है हमारा 18 और 22, तो दोनों को जोड़ दिया, इक्वल कर दिया किसके, जो है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो है 125 125 दोनों की अलग अलग हो जाएंगी। और टाइम जो है मान लिया कि वो स्मॉल टी लेंगे, स्मॉल टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25/4 हो जाएगा। ऐसे ही जो है तिर्यक गुणा करके निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। नेक्स्ट है हु एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर टू विन अर्जुन अवार्ड, यानी कि पहला जो है क्रिकेट प्लेयर कौन है जिसने जो है अर्जुन अवार्ड जो है पाया। तो दोस्तों सलीम दुरानी है। नेक्स्ट है कह रहा है कि जैसे 25% ऑफ 400 डिवाइडेड बाई 8 × 4 + 25 - 17, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 58 आएगी, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। नेक्स्ट है कह रहा है कि 20 का जैसे संबंध 30 से है, वैसे ही इसका संबंध 56 से है। तो 20 और 30 में देखिए तो इसका फार्मूला है x/x² + x से। तो x बराबर हम क्या रखें, 4 रखें। तो 20 बराबर हमारा 20/20 का ही आना चाहिए। तो 20 बराबर अनुपात क्या हो जाएगा, x² + x, यानी कि x बराबर 4 रखा तो 4 का स्क्वायर + 4 यानी कि 4 × 16 + 4 यानी कि 20 हो जाएगा। तो 20/20 हो जाएगी। वैसे 30 में क्या किया है कि x² + x, यानी कि जो है इसने क्या है x बराबर हम 5 रख दिए। तो 5 × 5 = 25 + 5 यानी कि 30, दोनों मिल गए, 30 हो गए। वैसे ही x बराबर अब क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। तो 6 × 6 = 36 + 6 क्या हो जाएगा हमारा 6 × 6 = 36 + 6 यानी कि 42 आ जाएगा इसमें, ठीक ना। तो 42 इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद जो है x बराबर 7 रखेंगे तो 7 × 7 = 49 + 7 यानी 56, 56 आ जाएगा इससे, है ना। यही यानी x जो है x² + x का एक तरह से ग्रुप बनाया जा रहा है। इसमें दोस्तों फाइंड द मीडियन, इसमें मीडियन जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, इसको पहले गिन लीजिए। 37 17 53 7 13 57 23 19, इनको गिन लीजिए कितनी कितनी संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं, n बराबर 8 है। जब n बराबर 8 होता है तो उसकी मीडियन हम निकालते हैं। तो उसका फार्मूला होता है n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद और होल का जो है अपान 2 होता है। तो n/2 यानी कि 8 का जब हम 2 से भाग देंगे तो वो 4 आएगा, यानी चौथा पद। तो चौथा पद में कौन सा है, 37 पहला पद है, 17 दूसरा पद है, 53 तीसरा पद है, और जो है 7वां हमारा जो है चौथा पद है ना। तो ये तो चौथा पद 7 हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि जो है n/2 + 1 यानी कि 8/2 + 1 यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 5, यानी चौथा पद का योग प्लस 5वां पद का योग। तो चौथा पद में 7 है, 5वां पद में 13 है, दोनों का अपन तो 2 करेंगे। तो ये जो है 13 में 7 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 20, और अपन 2 करेंगे यानी कि आ जाएगा 10। तो जो है 20/10 वो मतलब 2 करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 10। तो इसकी वैल्यू हमारी जो है निकल के 10 निकल के आ जाएगी, है ना, दिया है ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा, इसमें कह रहा है कि ऐसी कौन सा चिन्ह भरें कि ताकि हमारी जो वैल्यू इक्वल आ जाए। मतलब कौन सा इसमें चिन्हों का उलटफेर इसमें हमें करना है ना। तो ये बहुत ईजी है, आप लगा सकते हो, इसमें समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं।
कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शालीमार गार्डन जो है लाहौर में, जो लाहौर पाकिस्तान में है, उसको कौन बनाया? तो उसको शाहजहाँ ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 9 सेंटीमीटर देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं लगभग। कह रहा है इसमें जो है हमें पूछ रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूछ रहा है कि क्या होगा, और दे रखा है कि द एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर वो दे रखा है 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस हम फार्मूला अब बस रखेंगे। कह रहा है कि फार्मूला जो हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया का, वो होता है 2 पाई आर और आर प्लस एच, ये हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया का। तो हमें जो है आर की वैल्यू तो मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज़ दे रखा है, एरिया ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर दे रखा है 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर की जो सूत्र होती है पाई आर स्क्वायर होती है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर दे रखा है 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो पाई से पाई काट लीजिए, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 5 आएगा। बस उसी पे फार्मूले पर रख लीजिए, टोटल सरफेस एरिया का 2 पाई आर प्लस एच। तो इसी पे हम रखेंगे तो पाई जो है 2 × 22/7 पाई की वैल्यू रख दिए, आर और आर यानी कि 5 और प्लस आर प्लस आर यानी कि 5 + 9 कर देंगे, है ना। इसमें दे रखा है हाइट दे रखा है 9 सेंटीमीटर, तो 9 रख देंगे बस। जो है सॉल्व करेंगे तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसमें कह रहा है कि जो ऑड मीन है उसको छाटिए, यानी इनमें से कोई एक है जो गलत है उसको निकालिए। तो 2 + 8 करेंगे 10 आएगा, 4 + 5 करेंगे 9 आएगा, 7 + 2 करेंगे 9 आएगा, 8 + 1 करेंगे तो 9 आएगा। यानी तीनों में 9 आ रहा है, बाकी एक में 10 आ रहा है, तो वही जो है ऑड है, मतलब गलत है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल इज नोन एज वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट के नाम से कौन सा एल्कोहल जाना जाता है? तो है दोस्तों मेथिल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ 2 कोन इज 3:4 एंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 कोन इज 5:6। फाइंड द रेशियो ऑफ जो है वॉल्यूम ऑफ 2 कोन, है ना। अब वॉल्यूम की रेशियो पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 कोन, दोनों कोनों के वॉल्यूम की रेशियो क्या होगी। तो इसमें हम जानते हैं दे रखा है ऑलरेडी रेशियो ऑफ हाइट ऑफ 2 कोन, 2 कोन की जो है हाइट की रेशियो दे रखा है 3:4। रेशियो ऑफ रेडियस दोनों कोन की जो रेडियस का अनुपात 5:6 दे रखा है। तो फार्मूला हम यूज करेंगे कौन सा, वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर 1.3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो मान लेंगे कि दोनों कोनों का वॉल्यूम कैपिटल वी और स्मॉल वी है ना। तो कैपिटल वी अपन स्मॉल वी बराबर दे रखा है क्या है दोस्तों, हम वही फार्मूला रख देंगे 1/3 पाई आर जो है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो एक का R1 मान ले रहे हैं, एक का R2 मान ले रहे हैं, और H1 और H2 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब जो है क्या होगा, 1/3 से 1/3 काट दीजिए, पाई से पाई काट दीजिए, R1 स्क्वायर H1 और R2 स्क्वायर H2, बस ये दोनों चीज़ बचेगा। तो R1 की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, R1 R2 की जो है वैल्यू दे रखा है ना। कैपिटल वी अपन वी बराबर 5:6 दे रखा है। हाइट की भी दे रखा है 3/4, है ना। तो बस जो है वही वैल्यू रख दीजिए और देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 75:144 निकल के आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो। नेक्स्ट कर रहा है, जैसे सेल जो है साइटोलॉजी यानी सेल के अध्ययन करने का जो विज्ञान है वो साइटोलॉजी है, वैसे बर्ड्स के अध्ययन करने का जो है कौन सा है, तो ये दोस्तों ऑर्निथोलॉजी है। नेक्स्ट है, शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल जो है इंस्टाइन यानी कि छोटी आंत का जो है शॉर्टेड पाथ जो पार्ट क्या है, सबसे छोटा जो पार्ट भाग कौन सा है छोटी आंत का, तो ये दोस्तों जो है डुओडेनम है, डुओडेनम। नेक्स्ट है 63, इसमें कह रहा है द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रांच जो है ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5:4, यानी कि लेंथ और ब्रेथ का जो है किसी रेक्टेंगल की जो रेशियो है वो 5:4 है। कह रहे कि द परमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 54 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
पर मीटर रेक्टेंगल का 54 सेंटीमीटर दे रखा है ना। अब उसका एरिया पूछ रहा है, तो हम जानते हैं तो रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ दे रखा है 5:4 और पर मीटर भी दे रखा है रेक्टेंगल का 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहे हैं पर मीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है 2 गुणे एल प्लस बी, ये होता है 2 गुणे एल प्लस बी, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हम निकालें तो एरिया निकालने का जो फार्मूला होता है एल इंटू बी होता है ना। अब हम क्या करेंगे, माना लेंथ और ब्रेथ का जो है रेशियो जो ने दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग मानेंगे कि लेंथ को x मान लें, 5x मान लें और ब्रेथ को जो है 4x मान लें, तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि पर मीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 गुणे एल प्लस बी होता है। तो 2 गुणे 5x प्लस 4x इक्वल टू कितना दे रखा है, 54 दे रखा है। इसी के इक्वल कर देंगे और फिर यही मल्टीपल जो है गुणा भाग जो भी करके x की वैल्यू निकाल देंगे, 3 सेंटीमीटर है ना। और अब जो है लेंथ को हमने माना था 5x, तो यानी कि 3x की वैल्यू 3 निकल के आएगी, तो 5 3 15 आ जाएगा। और ब्रेथ हमारी 4x है यानी कि वो 12 आ जाएगा। अब कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो L इंटू बी होती है, तो 15 गुणे 12 करेंगे तो 180 हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि इसमें जो है कौन सा जो है इनमें से भरा जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो है एक तरह से मीन निकालना है, फाइंड द मीन इसका निकालना है, तो इसको निकाल लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 67 कह रहा है कि रमेश फ्रेंड वाज सपोर्टिव, जो रमेश के फ्रेंड हैं वो बहुत ही सपोर्टिव हैं। और रमेश हैड मैनी फ्रेंड, और जो है रमेश जो है हैड मैनी फ्रेंड, सॉरी इसमें स्टेटमेंट पहले देखेंगे, स्टेटमेंट क्या कह रहा है। स्टेटमेंट कह रहा है कि रमेश फ्रेंड हेल्प हिम टू गेट अ लोन, रमेश के जो मित्र हैं वो उसे लोन देने में बहुत ही मदद करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रमेश फ्रेंड वाज सपोर्टिव, रमेश के मित्र सपोर्टिव हैं। और ये जो है दूसरा कह रहा है कि रमेश हैड मैनी फ्रेंड, रमेश बहुत सारे दोस्त रखता है। तो इसमें क्या सही होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, नाइदर 1 या नाइदर 2 या दोनों, है ना। तो मेरे हिसाब से जो है इसमें रमेश के पास बहुत सारे दोस्त भी हो सकते हैं और वो सपोर्टिव भी हैं, दोनों इसका होना चाहिए। लेकिन आंसर में जो है एक को बताया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दोनों होने चाहिए। नेक्स्ट है डिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, तो डिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है रेनबो। रेनबो एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डिफ्रैक्शन का। कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 25 है, एक्स वाई बराबर 35 है, तो 1/x प्लस 1/y की वैल्यू क्या होगी, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें जो है कुछ नहीं करना है, x प्लस वाई बराबर 25 दे रखा है, एक्स वाई बराबर 35 दे रखा है, तो पूछ रहा है 1/x प्लस 1/y की वैल्यू। तो इसको सॉल्व कर लो, 1/x प्लस 1/y को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम एक्स वाई हो जाएगा, तो y से y x से x कट जाएगा, यानी कुल मिला के x प्लस वाई अपन एक्स वाई हो जाएगा। x प्लस वाई की वैल्यू दे रखा है 25 और एक्स वाई की वैल्यू दे रखा है 35, तो सॉल्व करेंगे तो 5:7 आ जाएगा, कुछ नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है स्टेटमेंट दे रखा है कि ऑल स्टूडेंट इज माई क्लास आर एक्टिव, मेरे जो क्लास के सारे स्टूडेंट क्या हैं, बहुत ही एक्टिव हैं। कह रहा है कि रोहिणी इज़ नॉट एक्टिव, जो रोहिणी है वो एक्टिव नहीं है। तो एक कंक्लूजन क्या निकल के आया कि रोहिणी इज़ नॉट अ स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, ये भी हो सकता है, जब सब उसके एक्टिव हैं तो हो सकता है वो उसके क्लास की ना हो, इसलिए वो एक्टिव नहीं है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि रोहिणी मस्ट बी एक्टिव, रोहिणी को एक्टिव होना चाहिए। तो इसमें मुझे लग रहा है कि दोनों सही हैं, दोनों कंक्लूजन सही है। नेक्स्ट, विच डिजीज इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो गाइटर होता है, घेंगा रोग जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए जो है बराबर 1/x है, तो कास ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर दे रखा है 1/x, ठीक है। और पूछ रहे काश ए बराबर क्या होगा, तो हम जानते हैं कि साइन ए बराबर जब 1/x दे रखा है तो लाल बटा का से देखेंगे, तो ये जो साइन ए की जो वैल्यू 1/x है, इसका मतलब क्या है, लंब बटा कर्ण है ये, है ना, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, है ना, यही चलता है ना हमारा।
या लंबा आधा 10 के लिए हो जाता है। तो बस यही एक वो निकालना है हमें। अब जो है काश है की वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, वही जो है ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ये होता है ना। साइन ए की वैल्यू जो है लंब बटा कर्ण होती है, तो लंब जो है हमारा 1 है और कर्ण हमारा x है। तो वही जो होता है ये वैल्यू रख के ए सी, इसमें क्या है, ए सी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू बेस की वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो बेस को बेस ही लिख दो, और जो है बी सी का स्क्वायर दे रखा है 1, है ना। तो बेस बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, है ना। और बेस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, और ये ओनली बेस करेंगे तो वो जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट चढ़ जाएगा। और बस हमें सारी वैल्यू मिल गई। अब काश ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा क्या है, आधार मिल गया हमारा दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा अंडर रूट में, और कर्ण हमारे एक्स है ही, तो बस वही वैल्यू इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि नो, इसमें स्टेटमेंट दे रखे नो एक्टर इज़ एन इंजीनियर। जितने एक्टर हैं उनमें से जो है एक्टर जितने भी हैं वो इंजीनियर नहीं है, ठीक है। दूसरा करें इंजीनियर आर मैजिशियन, जितने भी इंजीनियर वो मैजिशियन है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकाला है कि नो जो है मैजिशियन इज़ इंजीनियर, यानी कि जितने मैजिशियन वो इंजीनियर नहीं हैं। तो ये तो गलत है भाई, वो तो हैं ही, आल मैजिशियन आर इंजीनियर उसने लिखा है ये ना, तो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सम जो है मैजिशियन आर इंजीनियर, तो बिल्कुल सम है या कुछ कह लो, है ना। तो ओनली कंक्लूजन दो टू फॉलो। दूसरा कह रहा है नेक्स्ट, इन विच बॉडी पार्ट कैन वन फाइंड ऑफ साइनोवायल फ्लूइड। साइनोवायल फ्लूइड जो है किस पार्ट में शरीर के पाया जाता है, एक टाइप का फ्लूइड जो है ये। तो ये जॉइंट जो घुटने में जो है एक तरह से फ्लूइड पाया जाता है जो मूवमेंट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, वो वही होता है दोस्तों साइनोवायल जो है फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 अल्फा बराबर 1 ए अपन बी है, तो वैल्यू ऑफ साइन अल्फा और इंटू कास अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ये दोस्तों 10 अल्फ़ा बराबर ए अपन बी है, तो साइन अल्फ़ा प्लस कास अल्फ़ा इज, इसको मैंने यहाँ पे ब्लैक पेन से दिखा दी, इसकी जो है वैल्यू निकालना, ये मैंने पेंडिंग रखा है, मेरा सही नहीं आ रहा था। इसमें क्या कह रहा है, आल बॉटल आर कप्स, जितने भी बोतल हैं वो सारे कप हैं। दूसरा कह रहा है कि सम कप आर जग, और जो कुछ कप हैं वो क्या है, जग हैं। अब क्या है कह रहा है कि कंक्लूजन क्या निकालना है कि सम बॉटल आर जग, सम बॉटल आर जग, ठीक है, ये कह रहा है। तो है बिल्कुल सही है। कह रहा है कि नो जग इज कप, कोई जग कप नहीं है, तो क्यों नहीं है भाई, जग जो है सारे जग जो है कप के बराबर उसने दे ही रखा है ना, तो ओनली वन जो है फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ बॉडी जो है कॉर्निया एंड रेटिना फाउंड, कॉर्निया रेटिना ये सारी चीज़ें जो आँख में पाई जाती हैं, है ना। कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। 6 डिजिट की लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस क्या है, तो नो जो है 6 बार 9999 हो जाएगा, और 1 अपन जो है 000 कर देंगे, तो ये हमारा जो है, और फिर डिफरेंस निकालेंगे तो 899999 ये निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है स्टेटमेंट में आल शर्ट आर ट्राउज़र, जितने भी शर्ट हैं वो ट्राउज़र हैं, ठीक है। नो ट्राउज़र इज जैकेट, कोई भी जैकेट जो है ट्राउज़र नहीं है, या कोई भी ट्राउज़र जैकेट नहीं है। तो अब स्टेटमेंट क्या दे रहा है, सम शर्ट आर जैकेट, कुछ शर्ट जो है जैकेट हैं, बिल्कुल नहीं है भैया। दूसरा कह रहा है कि सम जैकेट आर ट्राउज़र, जैकेट और ट्राउज़र बिल्कुल नहीं, यानी कि इसमें से दोनों फॉलो नहीं कर रहे हैं। नहीं कह रहा विच इज़ द मेन एम ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, तो ये दोस्तों ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने की एक जो है एक तरह से जो है प्रोटेक्शन जो है एक्ट है जिसको चलाया जाता है। नेक्स्ट, ए मैन वॉज ट्रेवलिंग हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट डिस्टेंस ऑफ द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ऑन हिज होल जर्नी। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। कह रहे कोई व्यक्ति है
वो अपनी आधी जर्नी जो है 30 किलोमीटर/आवर की चाल से बिताया और बाकी जो आधी बची जो है जर्नी है उसे 50 किलोमीटर/आवर की स्पीड से बिताया। तो उस टोटल जर्नी में जो है उसकी एवरेज स्पीड क्या थी टोटल जर्नी में, तो इसको वही है जो है सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ हाफ ऑफ डिस्टेंस थ्री जो है आधी उसने 30 किलोमीटर पे ले गया, बाकी आधी जो है 50 किलोमीटर पे ले गया। एवरेज अगर इस ऐसे अगर आता है तो आपको कुछ नहीं करना, एक फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का 2xy/x+y, जहाँ पे x की वैल्यू जो है स्पीड फर्स्ट हाफ और y की वैल्यू जो होती है स्पीड ऑफ रिमेन हाफ, है ना, एक आधा और बाकी जो आधे का y है ना। तो बस वहीं रख दे, 2 × 30 × 50 अपन 30+50 सोल्व करेंगे तो 37.5 आ जाएगा। ये क्वेश्चन पेंडिंग है 82 का, देख लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। अगर आ जाए तो मेरा तो सॉल्व करने पे नहीं आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू मी कैन नॉट बी डिटरमाइन हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है स्कीम लॉन्च हुई थी, तो वो किस जो है कहाँ पे किस प्लेस पे हुई थी, तो ये गोरखपुर में जो है पीएम ने गोरखपुर में इसका शिलान्यास किया था, जो भी कह लो। कह रहा है रेशियो ऑफ टू नंबर इज़ 5:6 एंड देयर HCF इज 6 LCM ऑफ दोज टू नंबर। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है 5:6 है, उनका HCF जो है 6 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये 180 आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट कह रहा है कि A इज़ ब्रदर ऑफ B, B इज़ ब्रदर ऑफ C, C इज़ हस्बैंड ऑफ जो है D एंड E इज़ फादर ऑफ A, D इज़ रिलेटेड टू E एज ए। तो D और E का रिलेशन पूछा है, तो आई थिंक सिस्टर है। GST वाज इंट्रोड्यूस एज अ, यानी कि GST को इंट्रोड्यूस करने का जो एक्ट है वो कौन सा है, तो 101 जो अमेंडमेंट एक्ट में, यानी कि 101वां संशोधन में इसको GST को लागू किया गया था। इसमें एस जो है HCF पूछा है, तो इसको कुछ सबको मालूम है HCF कैसे निकालते हैं। इसमें ट्रायंगल पूछा है, हाउ मैनी ट्रायंगल, तो इसमें 6 ट्रायंगल है, आप देख सकते हैं। ओणम जो कह रहा है कि इंडिया का किस स्टेट का जो है फेस्टिवल है, तो केरला में ओणम मनाया जाता है। 90 को कह रहा है कि इसमें जो है कुछ क्लियर नहीं है, जो बार ग्राफ वाला था लेकिन वो है नहीं इसमें जो प्लस माइनस का जो है कह रहा है कि प्लस का मतलब गुणा, माइनस का मतलब भाग, गुणा का मतलब माइनस, भाग का मतलब प्लस। तो इसमें से जो सही इक्वेशन क्या है, तो ये सॉल्व करेंगे तो जो है तीसरा निकल के आएंगे। नेक्स्ट है हेड क्वार्टर ऑफ नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का जो है हेड क्वार्टर कहाँ है इंडिया में, तो मुंबई में है दोस्तों। और ये मिनिस्टर को जैसे ऐसे लिखा जाता है, तो वैसे प्रेसिडेंट को क्या लिखा जाएगा, तो मिनिस्टर को लिखने के लिए ऐसे आपको करना पड़ेगा, जैसे लास्ट से पहला, पहले से और उसके बाद सेकंड लास्ट से फर्स्ट लास्ट, है ना, ऐसे करते हुए लिखा है तो ये हो जाएगा। करे फीफा जो है फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 इज होस्टेड बाय, तो ये कतर में होस्ट किया गया था, जिसके जो विजेता थे अर्जेंटीना थे ना, जो अर्जेंटीना उसको जीता था, अगर पूछे तो वो भी बता सकूं। अब आते हैं सीआरई पे। सीआरई के उन्हीं क्वेश्चनों को फोकस करेंगे जो आ चुके हैं और जिनको आने के चांसेस हैं। बाकी आपको देखना तो सब है, लेकिन जो जो आ चुका है उसको ध्यान से देखिए, है ना। पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है, दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ना है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द एक्वेरियम कॉन्स्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन डैश प्रेजेंस ऑफ द कैटालिस्ट, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन आ चुका है, ये ऑलरेडी स्टडी ऑफ केमिकल काइनेटिक इन एग्जिस्ट इन केस ऑफ, तो ये आ चुका है दोस्तों, किसके केस में, इरिवर्सिबल रिएक्शन के केस में। नेक्स्ट है एक्वेरियम कन्वर्जन एक्जोथर्मिक, एक ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि अगर ऑलरेडी रिएक्शन जो है एक तरह से रिवर्सिबल एक्जोथर्मिक है, तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, तो उसकी घटेगी। ये जो है लासातेलिया के नियम के अकॉर्डिंग है, ये क्वेश्चन आ चुका है। छठा पढ़ लीजिएगा और सातवां भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आठवां भी पढ़ लीजिएगा, नौवां भी देख लीजिएगा और 10वां भी पढ़ लीजिएगा, 11वां पढ़ लीजिएगा,
12वां भी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा बस। केमिकल रिएक्शन, हाँ ये 13वां आ चुका है क्वेश्चन। कह रहा है कि पार्टिसिपेशन ऑफ जो है इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन में किसका जो है पार्टीशन होता है, किसका योगदान होता है, तो ये इलेक्ट्रॉनों का योगदान होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 15वां तो कई बार आ चुका है दोस्तों, एक बार नहीं कम से कम 1000 बार अब तक के क्वेश्चनों में आ चुका है कि फोटो केमिकल रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय लाइट। ये कई बार आ चुका है ना। 15वां का ए है। 16वां पढ़ लीजिएगा, 17वां भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों, 18वां भी पढ़ लीजिएगा, 19वां पढ़ लीजिएगा। स्टेर कंपेयर ये 21वां पढ़ लीजिएगा। ये आया हुआ है कि ए स्टेरा टैंक रिएक्टर कंपेयर टू टेबुलर फ्लो रिएक्टर प्रोवाइड, तो ये ऑल ऑफ दीज है, ये जो है जरूर पढ़ लीजिएगा। अब इस रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड जो है इसमें ऐसे क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो है या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ है उसकी वैल्यू जो है पूछता है ना, ऐसे एक आध क्वेश्चन डाल देता है। नेक्स्ट है, इसमें ऑटो थर्मल रिएक्टर ऑपरेशन का एग्जांपल क्या है, ये पढ़ लीजिएगा, वैसा नहीं आ सकता है। 25वां पढ़ लीजिएगा, 26वां और 27वां भी पढ़ लीजिएगा, 28वां भी पढ़ लीजिएगा, 29वां भी पढ़ लीजिएगा, 31 भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ये है 32 क्वेश्चन आया है कि इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डज नॉट चेंज विथ टाइम एंड द, ये क्वेश्चन आ हुआ है कि द टाइम फॉर हाफ चेंज इज हाफ ऑफ द टाइम टेकन कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, ये आ चुका है। 33वां पढ़ लीजिएगा, 34 भी पढ़ लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, केमिकल अकर एनर्जी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, ये भी पढ़ लीजिएगा। ये भी दोस्तों, ये स्पेस वेलोसिटी वाला पढ़ लीजिएगा। ये आया हुआ है स्पेस वेलोसिटी क्या होती है और हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इनके बारे में, क्योंकि कभी कभी डिफिनीसन आ जाता है। ये सेमी बैच रिएक्टर इज प्रीफर व्हेन, कब ये प्रीफर होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये सब आए हुए हैं। दूसरा 44वां 43वां ये दोनों आया हुआ है। और ये तीनों क्वेश्चन कंटिन्यू आए हुए हैं, जो 43 44 45 है ना, ये तीनों क्वेश्चन बैक टू बैक आए हुए हैं। बीटी मेथड कैन बी ऑपरेट डिटरमाइन, ये भी आया हुआ है आपका। ये जो है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी निकालना, ये भी आया हुआ है। ये 51 भी क्वेश्चन आया हुआ है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाई। नेक्स्ट है हमारा, ये बैच प्रोसेस इज प्रेफर फॉर कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन दोस्तों। और जो है सेकंड, बाकी ये सब आपको पढ़ के जाना है। ये 61 भी पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, 61 भी आ सकता है वैसे। अब तक की डायरी में तो ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा था। व्हाट इज डिस्पर्जन नंबर फॉर, ये भी 64 पढ़ लीजिएगा वैसे। बीईटी मेथड को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, किसके लिए यूज होता है, क्या चेक करता है ना, वो तो एक ही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहा है। ये कैटालिस्ट का जो डिफिनीशन आया है कि कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस विच, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, कैन आइदर इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये भी है। और इसी का क्वेश्चन एक और है कैटालिस्ट का कि डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, ऐसे करके आता है ना। तो 69 और 70 ये तीनों क्वेश्चन देख लीजिएगा। आर्हेनियस इक्वेशन भी आ चुका है। और बाकी देखते हैं, ए बैच रिएक्टर कैरेक्टराइज बाय, ये तो आया ही हुआ है और मैं आपको ये अलग से बताया ही हूँ। प्रोमोटर का यूज हम कैटालिस्ट के किसकी इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, ये भी आया हुआ है। सेंसिटिविटी उसकी इम्प्रूव हो जाती है। मीन रेसिडेंस टाइम, ये सब आपको पढ़ते जाना है। कैटालिस्ट इनहिबिटर क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, आया हुआ है। यानी कि ये जो 87 88 89 ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
ये क्वेश्चन आया हुआ कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट फॉर किसके जीरो ऑर्डर के लिए। ये क्वेश्चन अभी जल्दी ही पूछा है डीआरडीओ में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट। रिएक्शन रेट की जो यूनिट इसमें से क्या नहीं, यूनिट पूछता रहता है दोस्तों। जैसे रेट कांस्टेंट की जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए यूनिट जो है सब जो है पूछता है। ये जो 95 96 क्वेश्चन आया हुआ है, 97 भी आया हुआ है। बाकी देखते जाते हैं हम। रिएक्टर विच कैटालिसिस द कैटालिटिक रिएक्शन टेंडेंसी, तो ये भी वैसा है नहीं, लेकिन पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आ जाए। ये जो है व्हेन कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन द रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है, उस कंडीशन में जो है इंक्रीज कर जाता है। लेकिन ऐसा तो आया नहीं, लेकिन फिर भी ये जो है फेवरेबल कंडीशन पूछता रहता है, या कि प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, रिएक्शन दे देगा, है ना। तो और जो है लासा तेलिए का नियम अच्छे से पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उससे। बाकी इसमें ये सब पढ़ते जाइएगा, कुछ है नहीं वैसे। द इक्वेरियम द स्पेस टाइम विथ इंक्रीज द टेम्परेचर कांस्टेंट ओविंग हॉल। आर्हेनियस इक्वेशन के लिए पूछा है, लेकिन ये पढ़ लीजिएगा, वैसे आया तो नहीं है, आ सकता है। बाकी हाँ, ये क्वेश्चन आया है कि द एंजाइम विच कैन कैटालिसिस द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज या एथिल एल्कोहल, इसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है, तो जाइम यूज होता है। होमोजीनियस के लिए जो है ये दोस्तों 123, 124, 125, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। प्लग फ्लो रिएक्टर का ड्राइव है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। और इसके अलावा जो है कोल ऑटो कैटालिस्ट रिएक्शन जो है कहाँ पे होती हैं, यह क्वेश्चन आया हुआ है। रिसाइकल रिएक्टर में होती हैं ये। हाँ, ये 134वां क्वेश्चन जो है पेट्रोलियम रिफाइनरी का है, वैसे तो है लेकिन ये पूछा गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बीटी का हो गया एक्शन और रिएक्शन इज राइज इन टेम्परेचर, ये पढ़ लीजिएगा। बाकी ये सब पढ़ते जाना है आपको दोस्तों, आने के चांस हैं और पढ़ना ही है। जैसे nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये nth के लिए, इसी तरह जो है फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, सब के लिए आता है ना। तो यूनिट तो बिल्कुल आपको देख के जानी है। ये है 152 वाला क्वेश्चन, कैटालिस्ट इन फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन चेंज द, उसमें क्या करता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है ना। बाकी जो ये सब पढ़ के जाना है आपको। डिफरेंशियल मेथड ये भी पढ़ के जाना है। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें से कौन जो है एंडोथर्मिक नेचर का है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कहीं भी कंबसन होता है तो कंबसन हमेशा जो है एक्जोथर्मिक होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जलती है तो हीट निकलती है ना। कागज़ जलाओ या कुछ भी जलाओ तो हीट निकलेगी। तो जहाँ पे कंबसन आ गया उस पर आँख मूंद के मार दो कि ये जो एक्जोथर्मिक नेचर की है, एंडोथर्मिक नेचर की नहीं है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी जो है ऑयल इज, ये कैटालिस्ट पूछा है कि जो हाइड्रोजनेशन में जो कौन सा कैटालिस्ट होता है, तो और निकल कैटालिस्ट होता है। और वो कौन सा रिएक्टर यूज होता है, तो उसमें जो है स्लरी रिएक्टर यूज होता है ना। बाकी जो है सब जाएगा द रिएक्शन विल लो एक्टिवेशन एनर्जी, और ये भी है नहीं, लेकिन पढ़ लीजिएगा कुछ। केमिकल काइनेटिक एंड प्रेडिक्ट, ये क्वेश्चन आया हुआ है 172वां रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। और हाफ लाइफ पीरियड ये तो छोड़िए, ये तो इसको पढ़ना है। रेट ऑफ बीटी मेथड, कई बार इसे वेजिटेबल ऑयल हाइड्रोजन, ये भी वही रिपीट कर रहा है दोस्तों। प्रोमोटर क्या है उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, वैसे प्रोमोटर का तो आया नहीं है। ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑटो कैटालिस्ट, ये सब आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कोई छोड़ के जाना है। स्पेस टाइम क्या होती है इन फ्लो रिएक्टर में, इसको पढ़ लीजिएगा, आया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन्वर्जन ऑफ कॉर्न शुगर इज एग्जाम्पल ऑफ, पूछा तो नहीं है लेकिन पढ़
पढ़ के जाना सही रहेगा। एज विच रिमेन the rate at which chemical substance react is a proportional to its। तो क्वेश्चन आया तो नहीं है, लेकिन आप पढ़ के ये जितने भी हैं एक बार देखते हुए पढ़ के जाना है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ, हाँ ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ होमोजीनियस रिएक्शन। होमोजीनियस रिएक्शन के लिए कौन सी थ्योरी नहीं दी गई थी? तो ये सभी दी गई थी, तो ये नॉन ऑफ दीज है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट करता है लिक्विड फेज रिएक्टर आर, ये जो है 127 भी आ चुका है क्वेश्चन, 127 सॉरी 227वां क्वेश्चन आ चुका है। और बाकी सब ये सब पढ़ के जाना है। इन सेमी बैच रिएक्टर, ये जो है क्वेश्चन आ चुका है। इन सेमी बैच रिएक्टर में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर कंसंट्रेशन, ये जो 139वां और 40वां सॉरी 239वां और 240वां और 241वां, ये तीनों क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। और वेलोसिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, इसको भी पढ़ लीजिएगा। और कॉम्बिनेशन डोलामाइन ये तो है नहीं, लेकिन पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। फ्लोराइड बेड रिएक्टर का ट्राइज में 246 247 ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं, ये भी आ चुके थे। और इसमें ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मैक्सिमम गैस कन्वर्जन, ये कई बार आ चुका है ना। सेमी फ्लोराइड बेड रिएक्टर जो है मैक्सिमम कन्वर्जन देता है। इसके अलावा दोस्तों और बाकी देख लेते हैं। ये काइनेटिक ऑफ कैटालिसिस ये सब पढ़ना है, वैसे आने के चांसेस तो है नहीं। स्पेस वेलोसिटी ऑफ 5 आवर्स मीन, ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन। और हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा, वहीं बस पूछा है हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। और ये क्वेश्चन है कि जैसे वेरी हाई प्रेशर गैस फेज रिएक्शन के लिए कौन सा रिएक्टर यूज करते हैं? तो ट्यूबुलर फ्लो रिएक्टर यूज करते हैं। विलियम मरकरी का तो छोड़िए। कोलेजन थ्योरी, ये कोलेजन थ्योरी का फार्मूला पूछा है दोस्तों। इन्वर्जन और रेट ऑफ टेम्परेचर ये छोड़ दीजिए। ये बैक मिक्सचर रिएक्टर इज अ, इसको पढ़ लीजिएगा, वैसे आया हुआ नहीं है ये। हाँ ये क्वेश्चन 286वां है कि निगेटिव कैटालिस्ट तब कहेंगे उसे जब जो है ये क्या करेगा, रिटार्ड द रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्वेश्चन आया हुआ है 286 वाला। और मल्टीपल रिएक्शन ये तो छोड़िए, ये भी छोड़िए। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ नॉट इन्फ्लुएंस बाई, ये जो 290 वाला भी क्वेश्चन आ चुका है ना। और 290 हो गया। अब चलते हैं ऑटो कैटलिस्ट छोड़िए। द रिएक्टर इज जनरली टर्म एज ऑटोक्लेव व्हेन इट 296 वाला हाई प्रेशर बैच रिएक्टर है। नहीं ये ऐसा नहीं था, वो स्पेस टाइम का तो आपको बता ही दिया कि पढ़ के जाना है उसकी डिफिनेशन। और हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है कि केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ कंपोनेंट डिपेंड अपॉन द, ये पूछा है दोस्तों, इसको पढ़ना है सेमी। और वेलोसिटी ऑफ, ये भी छोड़, ये सब पढ़ना तो है लेकिन आए हुए नहीं है। ये जो है फॉर्म कोलोजन थ्योरी, ये फार्मूला तो पूछा ही है, ये आया हुआ है 315 वाला क्वेश्चन। इसके अलावा हम और आगे बढ़ते हैं। सेमी बैच रिएक्टर में क्या होता है, ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, इसका जो है दोस्तों ये कोलोजन का ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का इन सब फार्मूला जो है फाइनल फार्मूला और एनईएस का जितने भी हैं ये सब जो है आपको, और जो है 300 जो है 26वां वाला ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये सब तो एकदम देखना ही देखना है। द रेट कांस्टेंट डिक्रीज बाय डिक्रीजिंग इन, ये वैसे है नहीं लेकिन पूछ सकते हैं। ये वाला है 337 का है ना। ये जो है कैटालिस्ट का ये क्वेश्चन आया हुआ है। कैटालिस्ट के कई जो है डिफिनीशन कई तरह से आए हुए हैं,
इन एक्जोथर्मिक द रिएक्टेंट कंपेयर दो, ये है 340। ये मुझे जहाँ तक याद है 4-5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है अलग अलग जगहों पे। विशाख रिफाइनरी में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। रिएक्शन विथ हाई एक्टिवेशन एनर्जी आर, ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। बीटी ऑपरेटर्स आपको बता ही दिया कि डिटेल में पढ़ लीजिएगा क्या है क्या नहीं है, आ जाए तो आप टिक कर सको। बाकी जो है एक कैटालिस्ट, ये जो है लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो है 152 का, मैं कह रहा हूँ ना कैटालिस्ट का कई टर्म में पूछा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, यहीं सेम टू सेम उठा के दिया है। बाकी जो है इन केस ऑफ रिएक्टर, बाकी जो है आपको पढ़ना है। ये क्वेश्चन है नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसको पढ़ लीजिएगा, हो सके आ जाए तो। हाफ लाइफ का सॉलिड, ये क्वेश्चन है। द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के आर्हेनियस इज गिवन बाय, आर्हेनियस का और ये फोटोकेमिकल, यानी 365 366 बहुत ज़रूरी है दोस्तों पढ़ना इनको, ये आते हैं हमेशा आते हैं। और इसमें जो है ये जो है फॉर हाई कन्वर्जन और हाईली एक्सोथर्मिक सॉलिड कैटालिस्ट रिएक्शन वी यूज, ये भी जो है फ्लूइडाइड बेड रिएक्टर फॉलो बाय द फिक्स बेड, ये जो है क्वेश्चन आया हुआ है ना दोस्तों केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। विथ इंक्रीज द इनिशियल कंसंट्रेशन, ये तो छोड़िए। बैच रिएक्टर क्या है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। रेडियो एक्टिव डीके जो है किस ऑर्डर की रिएक्शन है, ऐसा पूछा गया है, ये ज़रूर आता है। और इम्पोर्टेंट डिफ्यूज़न छोड़िए, बाकी सब ये सब पढ़ के जाना है। फोटोकेमिकल रिएक्शन रेट डिपेंड ऑन, जो भी इसको पढ़ लेना है, लेकिन आया तो नहीं है लेकिन पढ़ लीजिएगा। ये बैच रिएक्टर इज सुटेबल फॉर, ये भी पढ़ लीजिएगा, आया हुआ है। बैक मिक्सर रिएक्टर क्या होता है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ये भी आया हुआ, यानी कि 387 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। बाकी दोस्तों इन केस एडजॉर्प्शन ये छोड़िए, कंट्रोलिंग फैक्टर भी छोड़िए, ये सब मतलब एक बार तो देखते जाइएगा पढ़ते जाइएगा कि क्या क्या कह रहा है ना। बाकी जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज बेस्ट कैरी आउट, ये जो है 405वां क्वेश्चन भी, 405 406 407 ये सब क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है आए हुए हैं। 407, ये 408 भी सही है दोस्तों, 408 409 410, ये 10 तक पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा, है ना। और बाकी जो है ऑटो थर्मल रिएक्टर इज ट्रिकल बेड रिएक्टर तो नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड यू टू कैटालिस्ट इन, ये तो है नहीं। बाकी मतलब पढ़ लीजिएगा, अगर आ जाए तो टिक कर सको आप। बाकी ये वहीं आ गया दोस्तों, ये जो मैंने जो बताया था ना कि जो है फार्मूला जो है कि डायरेक्ट अंडर टी होता है या ए टू पावर माइनस ई अपन आर टी होता है, ये ऐसे फार्मूला तो आते ही रहते हैं, इनको तो बिल्कुल पढ़ ही लीजिएगा। रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट, हाँ ये 132वां क्वेश्चन कि ए रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एक्ट एज ए कैटालिस्ट इज कॉल्ड, तो उसे ऑटो कैटालिस्ट रिएक्शन, ये जो है 32वां 33वां ये दोनों आए हुए क्वेश्चन थे। और ये जो है 37वां जो 437 का बैलेंस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन कंफर्म द लॉ ऑफ, कौन सा लॉ फॉलो करती है, कन्वर्जन ऑफ जो है कंजर्वेशन ऑफ मास को, ये क्वेश्चन आया हुआ है। मोलकुलरिटी क्या होती है ये पूछा हुआ है। मल्टीपल टाइप की रिएक्शन को तो नहीं कह सकते हैं, आया हुआ है, लेकिन जो है पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कि आ जाए। ये जो है द रोल ऑफ कैटालिस्ट इन केमिकल रिएक्शन टू द चेंज द, तो एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो है कई बार घुमा फिरा के देता है ऐसे ही क्वेश्चन। बाकी जो है होल्डिंग टाइम क्या होती है वो पढ़ लीजिएगा। डिज़ाइन हेट्रोजेनियस, इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं
नहीं इंक्लूड हैं, जैसे होमोजीनियस रिएक्शन क्या होती है, हेट्रोजीनियस रिएक्शन क्या होती है, और जो है एक तरह से पॉइजन रिएक्शन क्या होते हैं, एक तरह से जो है और उनमें जो फार्मूला वगैरह, फार्मूला कह रहा हूँ, कैटालिस्ट जो होता है या रिएक्शन की इक्वेशन जो होती है, वो इसमें थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है मुझे। बाकी और सब तो इंक्लूड है इसमें। रिवर्स जैसे रिएक्शन की टाइप होती हैं, जैसे पॉजिटिव रिएक्शन में जो है कैटालिस्ट को इसने छोड़ दिया। जैसे पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या होता है, नेगेटिव कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट पॉइजन क्या होता है, होमोजीनियस रिएक्शन क्या होती है, हेट्रोजीनियस क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहेंगे, एक्जोथर्मिक रिएक्शन किसे कहेंगे, है ना। ये इसमें थोड़ा सा मिसिंग है, बाकी तो सब कुछ सही है दोस्तों। इसमें रेट कांस्टेंट बाकी 82वां ये सब देख के जाना है आपको। लेकिन मैंने जो बोला है ना, वो थोड़ा सा इसमें मिसिंग है, तो वो अलग से आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा बेसिक बेसिक। ये 488 वाला भी क्वेश्चन सेम है, आया हुआ है। और ये 91 वाला भी क्वेश्चन है कि द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कहीं भी कोई भी चीज़ अफेक्टेड रहेगा तो टेम्परेचर से ही रहेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं दोस्तों, टेम्परेचर में ही चेंज है, क्योंकि टेम्परेचर ही मेन है। द कैटालिस्ट एक्टिविटी ऑफ एंजाइम ड्यू टू देयर कैपेसिटी टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, ये तो वही है, घुमा फिरा के ला रहा है दोस्तों, और कुछ नहीं है। हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन, कन्वर्जन इंक्रीज विथ इंक्रीज द टेम्परेचर इन केस ऑफ, तो ये जो है किस रिएक्शन में होता है, तो सी रिवर्सिबल इंडोथर्मिक। इसके लिए जो है बस आप जो है लासा तेलिया का नियम पढ़ लीजिए। कहीं भी कुछ भी अगर रहेगा कि जैसे एक्जोथर्मिक के लिए पूछता है कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें जो है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो है कन्वर्जन कैसा रहेगा, इंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कन्वर्जन कैसा रहेगा, हाई प्रेशर रिएक्शन में कन्वर्जन कैसा रहेगा, अगर हम हाई प्रेशर में और भी प्रेशर ऐड कर रहे हैं तो, है ना। तो ये सब आर्हेनियस जो है, आर्हेनियस सॉरी लासा तेली नियम से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बाकी जो मैं बताया हूँ वो भी आप ध्यान दे देंगे तो पूरा पूरा आपकी सीआरई कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, जय हिंद।